बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हम अभी जो सवाल करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक बेसिकली है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। और हम जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 नोमान मलिक की बुक का। चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ने जा रहे हैं। सो गाइस, इसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला सवाल है वो ये कह रहा है कि हमारे पास मविंदर नाम का एक बंदा था। मविंदर स्टार्टेड अ बिजनेस एंड पेड अ चेक फॉर 1000 इनटू अ बिजनेस बैंक अकाउंट। इसने बिजनेस स्टार्ट किया और इसने 1000 रुपीज़ क्या किए, बैंक में डिपॉजिट किए। He recorded this in the books of the business by debiting the bank account। इसने क्या किया, बैंक अकाउंट को डेबिट किया और क्रेडिट किया कैपिटल अकाउंट को। ये बताएं इसने कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई किया। एक चीज याद करें, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हम फिर किसी न किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं और किसी न किसी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और दोनों साइड अमाउंट भी सेम लिखते हैं। इसके अगेंस्ट जो कॉन्सेप्ट होता है उसको कहते हैं ड्यूअलिटी, या उसको हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट। दो नाम है इसके, ड्यूअलिटी भी कहते हैं या उसको हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट। ये दो नाम है हमारे पास। इस तरह के कोई भी ट्रांजेक्शन हो, अगर हम वो रिकॉर्ड करते हैं तो उसके पीछे जो अकाउंट का नाम आता है, जो कॉन्सेप्ट का नाम आता है, उसको हम ड्यूअलिटी कहते हैं, डुअल एस्पेक्ट कहते हैं। तो एक तो इसमें डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। दूसरा, ये ट्रांजेक्शन ऑनर ने की थी, तो ऑनर ने अपने एंगल से रिकॉर्ड नहीं की ट्रांजेक्शन। ऑनर ने क्या किया, बिजनेस के एंगल से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की। मतलब अगर ऑनर के एंगल से सोचे तो ऑनर की जेब से पैसा जा रहा है, और बिजनेस के एंगल से सोचे बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो ऑनर ने क्या किया, बिजनेस के एंगल से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की। मतलब बिजनेस को एक अलग एंटिटी ट्रीट किया, अपने आप को एक अलग एंटिटी ट्रीट किया। तो इसमें इसने क्या किया, बैंक अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, और ये पैसे ऑनर ने लगाए। इसकी सोर्स ऑनर था, तो उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, ऑनर के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जिसको हम प्यार से कहते हैं कैपिटल। उस अकाउंट को क्रिएट किया। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी। बिजनेस एंटिटी भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग एंटिटी भी कह सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस सवाल का जो आंसर होगा हमारे पास ये वाला होगा, अकाउंटिंग एंटिटी एंड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ए होगा। आगे चलते हैं, आगे दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। सो हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है प्रूडेंस एंड मनी मेजरमेंट। इसको जरा देख लेते हैं। अब आप सबको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो पता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर में जो भी लॉस होने हैं वो हमें आज ही रिकॉर्ड करने हैं, ताकि हमारे प्रॉफिट एंड एसेट्स ओवरस्टेट ना हो। ऑल द एक्सपेक्टेड लॉसेज इन फ्यूचर शुड बी रिकॉर्डेड नाउ। ठीक है ना, सो डेट प्रॉफिट एंड एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, जो रिलायबल हो। अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू हम अज्यूम करते हैं, अपनी तरफ से निकालते हैं, रिलायबिलिटी नहीं है, तो हम वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हमारा स्टाफ वेल मोटिवेटेड है तो मैंने मोटिवेशन के नाम से एक एसेट रिकॉर्ड कर लिया, मैंने ह्यूमन एसेट के नाम से एक एसेट रिकॉर्ड कर लिया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है अकाउंटिंग में। तो अब आते हैं, सबसे पहला सवाल है, हाउ कैन अ बिजनेस कंप्लाई विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। एक बिजनेस अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रूडेंस को अप्लाई करता है तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, वो उसके लिए क्या करेगा, कोशिश करेगा कि एसेट्स ओवरस्टेट न हो। जितने भी एसेट्स हैं उनको बढ़ाया ना जाए, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन किया करो। अपने एसेट बढ़ाओगे तो इट मींस आप मिस स्टेटमेंट कर रहे हैं, मिस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं। अपने प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो आप मिस गाइड कर रहे हैं। तो पहली बात, आपके एसेट्स क्या होने चाहिए सर, ओवरस्टेट नहीं होनी चाहिए। ये बात तो सही है। लेकिन लॉसेस की तरफ आते हैं, तो वो कहता है प्रॉफिट को बढ़ाओ मत। इसका मतलब अगर कोई लॉस होता है तो उसको रिकॉर्ड करो, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े नहीं बल्कि प्रॉफिट कम हो जाए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं लॉसेस जो हैं वो भले क्या नाम है ओवरस्टेट होते हैं तो हों, और लॉसेस हमें अगर हम रिकॉर्ड नहीं करते तो ये गलत हो जाएगा। तो इट मींस हमें लॉसेस को अंडरस्टेट नहीं करना, लॉसेस को अंडरस्टेट नहीं करना, बाकी ये बढ़े तो बढ़ाने चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, बी फॉर बॉल। आगे आते हैं, सेकंड पे आते हैं। व्हाट डज द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल स्टेट। आप सबको पता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर वो ट्रांजैक्शन जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, जो रिलायबली हम मेजर कर सकें, वो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हम रिलायबली मेजर नहीं कर सके, हमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ए पढ़ लेते हैं। ए कह रहा है आइटम्स आर वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट लेस वैल्यू। जहां तक मेरा ख्याल है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है प्रूडेंस। क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है जो भी फ्यूचर का लॉस है वो आज रिकॉर्ड करो। तो जाहिर है अगर हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू कम आएगी तो हम उसी पे लिखेंगे, तो ये क्या है, फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओनली इन्फॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म इज रिकॉर्डेड। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इस पे लगेगा हमारे पास मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सर सी पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट इज ओनली रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एक्चुअली बीइंग अर्नड। इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है रियलाइजेशन।
वो कहता है गुड्स सेल्स तभी रिकॉर्ड करो जब आपके गुड्स पे राइट खत्म हो जाए, जब वो गुड्स आपके हाथ से निकल जाए, जब किसी और का राइट स्टेब्लिश हो जाए। और डी कह रहा है द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, आगे चलते हैं। थर्ड में कह रहा है अप्लाइंग द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल व्हाट इज रिकॉर्डेड इन अ बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करेंगे अगर हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें? तो हम वो चीजें रिकॉर्ड करेंगे जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हम आसानी के साथ मालूम कर सकें। तो पहला है बेटर स्टाफ मोरल फॉलोइंग रीडेकोरेशन ऑफ प्रेमिसेस। हमने प्रेमिसेस को रीडेकोरेट कर किया तो हमारे स्टाफ का मोरल बढ़ गया। हम स्टाफ मोरल के नाम से कैसे रिकॉर्ड कर लें? नो सर, ये क्योंकि स्टाफ मोरल को आप कैसे पता लगाएंगे आपका स्टाफ मोरल जब 1 लाख का हो गया, 2 लाख का हो गया, 3 लाख, कैसे पता लगाएंगे? इम्प्रूव पब्लिक रोड टू द बिजनेस प्रेमिसेस, इंक्रीज इन एफिशिएंसी फॉलोइंग स्टाफ ट्रेनिंग। ये दोनों बातें जो है ना, इसमें आप देखें, इसमें गिरा इम्प्रूव पब्लिक रोड, इसमें गिरा इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ये दोनों चीजें जो होती हैं ये वेग हैं। एक मिनट कीजिएगा, ये दोनों चीजें जो है वेग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये दो चीजें जिसने दी हुई है ना, इम्प्रूव पब्लिक रोड एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ये वेग चीजें हैं। मतलब वेग चीजें से मुराद ये कि अगर आप अपने हिसाब से क्या करते हैं, पब्लिक रोड के नाम से एक एसेट बनाते हैं, उसके आगे लिखते हैं 2 लाख 3 लाख, तो आप अपनी तरफ से कैसे वैल्यू दे रहे हैं उसको? इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हो गया, मोरल हो गया, मोटिवेशन हो गया, इसको आप अपनी तरफ से कैसे वैल्यू दे रहे हैं? ये कोई रिलायबली मेजर नहीं हो सकता। तो हमारे पास मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मना करता है इन चीजों के बारे में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा। लेकिन आगे चलते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव स्टाफ कंफर्ट। क्या हमने जो एयर कंडीशन इंस्टॉल किया था, एयर कंडीशन का खर्चा जो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? यस सर। इसमें मेन चीजें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो हम इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कंडीशन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कंडीशन हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एयर कंडीशन पे जो भी हमारा खर्चा आ रहा होता है, जितने का हमने एयर कंडीशन खरीदा, इंस्टॉल करवाया, हम एयर कंडीशनिंग के नाम से एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एयर कंडीशन हमारा नॉन करंट एसेट होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं सर। आगे हमारे पास आ रहा है, फोर्थ सवाल है, वहीदा अपडेटेड हर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एंड सेंड हर एम्प्लॉइज टू अ ट्रेनिंग कोर्स। वहीदा ने क्या किया? उसने अपनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट वगैरह जो उनको बेहतर किया, और उसके अलावा अपने स्टाफ को ट्रेनिंग कोर्स पे भेजा। अप्लाइंग द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, व्हाट वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन वहीदा अकाउंट। वहीदा अपने अकाउंट में क्या चीज रिकॉर्ड नहीं करेगी? देखें, वो चीजें जिनको हम मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं वो तो रिकॉर्ड कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ पेपर इन डिस्क, बेटा ये आ सकता है। कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग ये आ सकता है, ये हम एक्सपेंस में जाके लिख देंगे। ठीक है, लेकिन वो चीजें इंप्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय नॉलेज, हम जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या है? आपके पास एक सॉफ्टवेयर था, आपने उसको अपडेट कर दिया, जाहिर है आपका सॉफ्टवेयर को अपडेट करने पे खर्चा आएगा। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि फॉर सपोज आपके पास, जैसे हमारे मोबाइल में iOS होता है, आप उसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर था, वो था, आपके पास मोबाइल था, 11 था, आपने 13 वाला खरीद लिया, आईफोन 13 खरीद लिया, ताकि वो और अपडेट हो जाए, उसमें और इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो जाहिर है इसमें आपने बकायदा पैसे दिए होंगे और वो चीज़ भी आपके पास आई होगी, तो ये तो रिकॉर्ड हो सकता है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से मुराद क्या है? मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम पुराना वाला था, मैंने उसको और अच्छा कर दिया। मेरे पास सॉफ्टवेयर पुराने थे, मैंने लाइसेंस लेके पैसे देके और अच्छा कर लिया, तो ये तो आ सकता है। लेकिन इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज नॉलेज, आप एम्प्लॉइज नॉलेज को कैसे मेजर करेंगे? बेटा कंप्यूटर सिस्टम की तो अगेंस्ट मैंने पैसे दिए होंगे ना। अगर मेरे पास फॉर सपोज एचपी का 2010 का वर्जन था और मैंने 2020 का लगाया, तो उसके अगेंस्ट पैसे तो गए होंगे ना। तो जितने पैसे ऊपर दिए हैं वो आप रिकॉर्ड कर लें। अगर आपको आईफोन 11 2 लाख का पड़ा है और आईफोन 13 3 लाख का पड़ा है, तो 1 लाख के ऊपर लगे हैं आपके उस 13 को अक्वायर करने में। लेकिन एम्प्लॉइज की नॉलेज में कैसे इजाफा हुआ, ये कैसे आप मेजर करेंगे? तो ये बेटा नहीं आएगा, डी हमारा नहीं आएगा। ठीक है, डी हमारा नहीं आएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आई थिंक सो हम आगे चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये बताएं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो लॉस फ्यूचर में होना है वो आज ही रिकॉर्ड करें, ताकि आपके एसेट्स एंड प्रॉफिट ओवरस्टेट न हो। इस चीज को अगर हम देखते हैं, ए क्या कहता है? अकाउंट शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस एंड शुड नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। ये बिल्कुल सही कह रहा है। इसमें कह रहा है जो भी प्रोबेबल लॉसेस हैं, जो भी लॉसेस फ्यूचर में होने हैं, शक होने हैं, उसको आज ही रिकॉर्ड करें, और जो भी फ्यूचर में गेन होने हैं उसको आज रिकॉर्ड नहीं करें। हम ऐसे ही करते हैं।
फ्यूचर में अगर कोई गेन होता है हम उसको रिकॉर्ड आज नहीं करते, लेकिन फ्यूचर में कोई लॉस होता है इसको आज रिकॉर्ड करते हैं, सर समझ भी नहीं आया। बेड डेट जो है वो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ये आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन है रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये सारे फ्यूचर के लॉसेज हैं। इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई कॉस्ट से, एनआरवी पे आ गई, हालांकि बेची नहीं आपने लेकिन आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि ये फ्यूचर के लॉसेज हैं, हम उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हमारा बिजनेस सही शो हो। ऐसा नहीं हो कि ऑनर ड्राइंग करना शुरू कर दे। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी अकाउंट शुड ओनली इंक्लूड आइटम विद अ मॉनेटरी वैल्यू, ये आपका वो वाला कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट। अकाउंट शुड प्रोवाइड फॉर ऑल अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट, ये आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट है। अकाउंट शुड यूज द सेम मेथड फॉर फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, तो डी नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं, चलिए ये भी कर लेते हैं 6 वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये बताएं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अकाउंट्स आर केप्ट ऑन डबल एंट्री बेसिस, ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, डुअलिटी कॉन्सेप्ट है। अकाउंट आर नॉर्मली शोन एंड कॉस्ट, एसेट्स आर नॉर्मली शोन एट कॉस्ट प्राइस, ये आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। ओनली आइटम्स विद मॉनेटरी वैल्यू आर इंक्लूडेड इन अकाउंट्स, ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड लेस कैश पेड, हम जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हमने जो कैश रिसीव किया होता है उसमें से कैश पेड माइनस करते हैं। इसके पीछे भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई होता होगा लेकिन मेरे समझ में भी आ नहीं रहा। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। आगे हमारे पास आ जाता है, क्या नाम है, मैचिंग एंड एक्रूवल कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसको जरा देख लेते हैं। मैचिंग एंड एक्रूवल कॉन्सेप्ट एक ही है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हम एक्सपेंसेस इनकर्ड रिकॉर्ड करेंगे ना कि एक्सपेंस पेड, मतलब कोई अक्रूड प्रीपेड होगा एडजस्ट करेंगे। इसी तरीके से हम इनकम अर्न रिकॉर्ड करेंगे ना कि इनकम रिसीव्ड। तो वन में क्या आ रहा है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द मैचिंग अप्रूवल कॉन्सेप्ट। अ बिजनेस शुड कंटिन्यू टू यूज द सेम अकाउंटिंग मेथड, ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। अ बिजनेस विल कंटिन्यू टू ट्रेड इन द फोर्सिबल फ्यूचर, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाय 2 अकाउंटिंग एंट्रीज, ये भी मेरा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। रिलेटेड इनकम एंड कॉस्ट शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड। आपने देखा होगा हम अक्रूड प्रीपेड क्यों एडजस्ट करते हैं, इसीलिए तो करते हैं कि अगर हमें लगता है कि भाई हमारा हम इनकम स्टेटमेंट 12 महीने के बना रहे हैं, हमने एक्सपेंस 15 महीने का पे किया है तो प्रीपेड माइनस करते हैं। हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं 12 महीने की, हमने एक्सपेंस 10 महीने का पे किया है तो हम क्या करते हैं, 2 महीने का अक्रूड एडजस्ट करते हैं। तो हम वही इनकम रिकॉर्ड करते हैं, वही कॉस्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं जिनका ताल्लुक इस साल से है। अगर हमने ज्यादा पे किया तो प्रीपेड के नाम पे उसको माइनस कर देते हैं, हमने पे कम पे किया तो अक्रूड के नाम पे उसको ऐड कर देते हैं। अच्छा, यह है लुसाई। Lusai has applied the accounting principle of matching approval. Which action has she taken? उसने matching concept apply किया, आपकी नजर उसने क्या किया होगा? Include expenses used but not paid for in the financial statement. उसने क्या किया होगा, जो expenses इस साल मेरे बनते हैं लेकिन भले हमने पे नहीं किए वो रिकॉर्ड किए। Included items, only item which can be expressed in ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। Prepare the financial statement assuming the business will continue in force indefinitely, ये हमारे पास गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। प्रोवाइड फॉर ऑल फाइनेंशियल लॉसेज एज सून एज दे अरोज, उसने सारे जो फाइनेंशियल लॉसेज हैं उससे शक पैदा हुआ होगा उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये आना चाहिए, इंक्लूड एक्सपेंसेस यूज्ड, जो हमारे एक्सपेंसेस बनते हैं वो उसने रिकॉर्ड किए होंगे भले उसने पे नहीं किए हो, लेकिन अगर हमारे पूरे साल के एक्सपेंस, जैसे एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने रेंट पे किया 1 महीने का, वो कितना है 1000, हर महीने का रेंट 1000 बनता है, लेकिन मैंने आईएएस के अंदर 12 महीने का रेंट रिकॉर्ड किया 12000, हालांकि 11,000 मैंने पे नहीं किया लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया। उसकी वजह क्या है, मेरा पूरे साल का एक्सपेंस जो 12,000 बनता है तो मैं 12,000 रिकॉर्ड करूँ। इवन कभी कभार ये होता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कभी ट्रीटमेंट किया हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे नहीं किया होता, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे नहीं किया होता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन रिकॉर्ड करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, भले हम बाद में जाके पे करें लेकिन आज हम रिकॉर्ड करेंगे। सर इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आता है मटेरियलिटी एंड कंसिस्टेंसी। 1 मिनट कीजिएगा। बेटे एक सवाल है हमारे पास कि अ सोल ट्रेडर परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम एन ऑफिस सप्लायर, हमने एक ऑफिस सप्लायर से क्या किया, ये सामान खरीदा। हमने कैलकुलेटर लिया, कंप्यूटर सिस्टम लिया, डॉक्यूमेंट शीटर लिया एंड स्टेपलर लिया। अप्लाइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी विच वुड बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अगर इसमें आप देखें कि कौन सी चीज ऑड है, तो अगर आप देखें तो कंप्यूटर सिस्टम ऑड है। कैसे मतलब, कंप्यूटर सिस्टम की वैल्यू आ रही है 2000, और दूसरी बात अगर आप एक देखें तो कंप्यूटर सिस्टम ज्यादा चलता है, मतलब आपके 1 साल से ज्यादा चलता है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, नॉन करंट एसेट होगा।
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो आइटम आते हैं जिनका ताल्लुक 1 साल से हो, तो स्टेपलर तकरीबन 1 साल के अंदर यूज़ हो जाता है, खराब हो जाता है। डॉक्यूमेंट शीटर भी 1 साल के अंदर यूज़ हो जाता है। कैलकुलेटर डिपेंड करता है 1 साल ज़्यादा चले। लेकिन इश्यू ये आ रहा है, इन सब की अगर आप वैल्यूज़ देखें कैलकुलेटर की, डॉक्यूमेंट शीटर की, स्टेपलर की, इवन दो इनमें से कुछ आइटम साल से ज़्यादा चलते हों। लेकिन सबकी आप वैल्यूज़ देखें, 10 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो मल्टीलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फॉर सपोज़ एक बिज़नेस ने अगर सोचा है कि ₹100 से नीचे का जो भी खर्चा होगा, चाहे वो नॉन करंट एसेट पे हो, चाहे वो एक्सपेंसेस की मद में हो, हम उसको कहाँ लिखेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। बिज़नेस क्या करते हैं, बड़े-बड़े बिज़नेस क्या करते हैं, अपनी एक लेवल सेट करते हैं। एक लेवल सेट करते हैं कि जब भी वो कोई मशीनरी या नॉन करंट एसेट बाय करने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ₹100 से ज़्यादा का खर्चा होगा, उसको हम मानेंगे नॉन करंट एसेट और इससे कम का जो होगा, हम उसको मानेंगे क्या नाम है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ अगर हम देखें, 2000 एक बड़ा खर्चा है, तो 25, 5 और 10 क्या है? छोटा खर्चा है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इवन दो इनमें से कोई आइटम साल से ज़्यादा भी चलते होंगे, लेकिन हम उसको कहाँ लिखेंगे? हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखेंगे, यानी इनकम स्टेटमेंट ट्रीट करेंगे। सर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। अब पहला सवाल है व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी बिज़नेस है, वो एक इंडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा, एक इंडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा। आपने देखा होगा हर बिज़नेस एसओएफपी बनाता है। एसओएफपी क्यों बनाता है? एसओएफपी हम इसीलिए बनाते हैं, हम दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि यार बिज़नेस अभी खत्म नहीं हुआ, बिज़नेस आगे भी हमारा चलेगा। ये जो नॉन कमर्शियल है, ये हमें आगे भी फ़ायदा पहुँचाएँगे। आपने देखा होगा नॉन कैश में हम क्या करते हैं, जितने का हमने खरीदा होता है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और बुक वैल्यू शो करते हैं। ये बुक वैल्यू में क्या बताता है कि फ्यूचर में इस एसेट को इस्तेमाल करके हम इतना फ़ायदा उठाएँगे। इसी तरीके से आपने उसमें देखा होगा करंट एसेट में हम अदर रिसीवेबल दिखा रहे होते हैं। अदर रिसीवेबल क्या बताते हैं कि भई ये पैसे हमने एक्स्ट्रा पे किए हैं, इनका फ़ायदा हमें अगले साल मिलना है। तो कोई भी बिज़नेस 1 साल या उससे ज़्यादा का चलने का मूड हो उसका, तो उसका मतलब क्या है, वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है। तकरीबन सारे बिज़नेस अप्लाई करते हैं। अब अगर गोइंग कंसर्न नहीं होता तो क्या होता? अच्छा, गोइंग कंसर्न में ये होता है कि हम जितने भी एसेट्स हैं उनको नॉर्मल पॉलिसीज़ पे शो करते हैं, मतलब नॉन करेंट में कॉस्ट दिखाते हैं, डेब्ट्स माइनस करते हैं, बुक वैल्यू लिखते हैं और फिर हम क्या करते हैं, सफ़बंदी करते हैं। सफ़बंदी ये है कि नॉन करेंट से अलग लिखते हैं, करंट से अलग लिखते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी अलग लिखते हैं, करंट लायबिलिटी अलग लिखते हैं। यानी दुनिया को बता रहे हैं कि भाई 1 साल से ज़्यादा हम चलेंगे, बिज़नेस को चलाएँगे। तो अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो फिर हम चीज़ों को क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू पे लिखते हैं, ना कि हम क्या करते हैं उसको इस तरह की पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं, मतलब यानी हम कॉस्ट में से डेप्थ माइनस करते हैं। इस पे इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, थोड़ा ए लेवल पे हट टॉपिक चला जाएगा। तो यहाँ सवाल ये है कि व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल? अकाउंटिंग मेथड मस्ट बी यूज्ड कंसिस्टेंटली, ये कंसिस्टेंसी कांसेप्ट है। इट इज़ अस्यूम्ड दैट द बिज़नेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फोरसेबल फ्यूचर, इंडेफिनिट पीरियड, ये आप याद कर लें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे कह रहे हैं आगे कह रहा है Sally applies the historical cost principle and record all her non-credential at actual cost. What is the advantage of applying this principle? एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट भी कहते हैं जब भी आप कोई चीज़ बाय करने जाएँ, जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाएँ, आप हमेशा उसको कॉस्ट पे लिखा करें इनिशियली इनिशियली। उसके बाद भले फिर आप डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करें, लेकिन इनिशियली आप उसे क्या करें, कॉस्ट पे लिखा करें। क्या मतलब? आप एक नॉन करेंसी खरीदने गए, उसकी कॉस्ट थी 1 लाख, ठीक है ना? उसकी मार्केट वैल्यू फॉर सपोज़ उसकी मार्केट अगर आप उसको आगे बेचते हैं तो वो आगे कितने का बिकेगा? 1,20,000 का बिकेगा। आपने खरीदा 1 लाख का, तो आप 1 लाख पे लिखेंगे, 1 लाख पे लिखेंगे। या चलो आप कोई गुड्स लेने गए, आपने गुड्स खरीदे, इन्वेंटरी खरीदी 1 लाख रुपए की, लेकिन उसको आगे आप जाके बेचेंगे 1.5 लाख का, तो एक सेलिंग प्राइस आ गई, एक कॉस्ट प्राइस आ गई, हम कॉस्ट प्राइस पे ही लिखेंगे। तो इनिशियली हर चीज़ को हम कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे, लेकिन बाद में जाके हम क्या नाम है उसमें से डेप्शन माइनस करते रहेंगे। तो यहाँ केरेस प्रिंसिपल का फ़ायदा क्या है? ए, कॉस्ट इज़ नोन फैक्ट एंड कैन बी वेरिफाइड, ये बात बहुत अच्छी है। जब एक चीज़ को हम कॉस्ट पे लिखेंगे, इट मीन्स एक्चुअल में भी वो हमें इतने की पड़ी है और इस चीज़ को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इट इज़ ईज़ी टू कंपेयर एसेट बॉट एट डिफरेंट टाइम, सर मुश्किल होगा, हर टाइम कॉस्ट चेंज होती रहती है। इट प्रोवाइड फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, आई डोंट थिंक सो उसमें ऐसा होता होगा, क्योंकि जब हम एक्चुअल कॉस्ट में लिख रहे हैं तो वो हमेशा वक़्त के साथ-साथ इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है। नॉन करंट एसेट आर शोन एट रियलिस्टिक वैल्यू। तो ये थोड़ा-सा इसमें आंसर थोड़े आगे-पीछे लग रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए कॉस्ट इज़ अ नोन फैक्ट एंड कैन बी वेरिफाइड। ये इसका आंसर होना चाहिए ए। रियलिस्टिक वैल्यू मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि जब आप एक एसेट खरीदते हैं, तो सम टाइम हो सकता है कि उसकी रियल वैल्यू ज़्यादा हो, आप सस्ते में खरीद लें। सम टाइम हो सकता है रियल वैल्यू कम हो, आप महँगे में खरीद लें। तकरीबन आपने देखा होगा, आप कोई चीज़ बाय करने जाते हैं, 10 बंदे जाएँ, 10 बंदों को सेम प्राइस पे नहीं पड़ती। कोई ट्रेड डिस्काउंट ले लेता है, कोई क्या ले लेता है। तो ज़रूरी नहीं है कि डी सही हो। ए सही है, क्योंकि आपने वो चीज़ अगर 1 लाख की खरीदी है, तो कल ऑनर वेरीफाई कर सकता है कि वो 1 लाख की थी या नहीं थी।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है जैसन परचेज़ अ कंप्यूटर फॉर $100, ही देन परचेज़ अ मॉनिटर फॉर 70, ही पेड 25 फॉर द मॉनिटर टू बी इंस्टॉल्ड। जैसन ने क्या किया, एक कंप्यूटर परचेज़ किया ₹100 का, एंड देन उसने एक मॉनिटर परचेज़ किया 70 का, और उसने इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट दी ₹25 मॉनिटर की। तो जब हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट में क्या आता है? कॉस्ट में परचेज़ प्राइस आता है। परचेज़ प्राइस के साथ-साथ जब एक चीज़ को आप इंस्टॉल करते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आपकी उसका पार्ट बनती है। तो इसमें 100 भी आएगा, 70 भी आएगा, क्योंकि ये दोनों परचेज़ प्राइस है आपकी कंप्यूटर सिस्टम की, और 25 इंस्टॉलेशन प्राइस है, तो ये भी आएगा। तो ये हो जाएगा आंसर डी 195। एक मिनट, स्क्रीन हैंग हो गई तो मैं रोक दूँ उसको। ये मल्टीपल टॉपिक इसमें से कर लेते हैं। इसमें आईएएस का एक टॉपिक था, वो मैं नहीं करवा रहा, बाकी मैं कह रहा। यहाँ कह रहा है लूज़ रूल्स आर शोन इन अ बैलेंस शीट एट वैल्यूएशन, क्वेश्चन 24। लूज़ रूल आपको पता होगा, अगर हम डेप्सन मेथड जब अप्लाई करते हैं तो एक होता है एसएलएम, एक होता है आरबीएम, और एक होता है हमारे पास रिवैल्यूएशन। हम लूज़ रूल्स के ऊपर रिवैल्यूएशन मेथड भी इसको कहते हैं, वैल्यूएशन भी कहते हैं इसको। हम ये वाला मेथड लगाते हैं रिवैल्यूएशन, क्यों लगाते हैं? क्योंकि लूज़ रूल्स बहुत छोटे-छोटे वैल्यू वाले आइटम होते हैं, बहुत कम वैल्यू होती है इनकी, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। तो अगर हम इनका रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करें, इनकी कॉस्ट कितनी है, मेंटेनेंस कितनी है, प्रॉपर्टी अकाउंट्स बनाएँ, तो जितनी इनकी वैल्यू है उससे ज़्यादा हमारा खर्चा आ जाएगा। तो इसकी तो आरबीएम, एसएलएम के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी होता है, जबकि ऐसे छोटे आइटम के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना आसान नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हमारा खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, तो हम एक सिंपल सा मेथड यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं रिवोल्यूशन मेथड। रिवोल्यूशन मेथड में क्या होता है, आप देखते हैं कि आपने इस साल कितना माल परचेज़ किया और साल के आखिर में कितना बच गया। अगर डिस्पोज़ल नहीं है, तो अगर आपने 1 लाख का माल परचेज़ किया था और साल के आखिर में 80,000 का माल बच गया, तो 20,000 की क्या हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई। तो ये मल्टीलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से हम करते हैं, मल्टीलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए हम एसएलएम, आरबीएम नहीं लगाते। इसके बाद है व्हिच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड व्हेन अ बिज़नेस यूजेस द सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर। हम कौन-सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं जब एक बिज़नेस सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ कर रहा होता है हर साल? इसके पीछे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। आगे कह रहा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रेडर इंक्लूड वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज, द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ एम्प्लॉइज इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ लगेगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने वेजेस पे किए हैं, इसके अगेंस्ट पैसे दिए, हम ये रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मेरे एम्प्लॉयी की स्किल्स में इजाफा हुआ है, एक्सपर्टी में इजाफा हुआ है, आप उसको एज ए एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। एसेट वो होता है जो आपको बेनिफिट देता है। तो आपको कितना बेनिफिट मिला, स्किल का, एक्सपर्टी का कितना बेनिफिट मिला, इसको आप वैल्यू नहीं कर सकते। इसको वैल्यू करना इतना आसान काम नहीं। तो अगर आप किसी फ़ायदे को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं एज़ एन एसेट के तौर पे, स्किल को, एक्सपर्टीज़ को, एफिशिएंसी को, तो आप मुझे बता दें आपको कितना फ़ायदा मिला? एम्प्लॉयी को ट्रेनिंग देके आपका एम्प्लॉयी मोटिवेटेड हो गया, उस मोटिवेशन को कैसे आप कन्वर्ट करेंगे पैसों में? ये इतना आसान काम नहीं है। सर आगे चलते हैं। अब्दुल अप्लाइज़ द अकाउंटिंग ईयर प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। अकाउंटिंग ईयर प्रिंसिपल ये होता है कि हम जब भी अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, हम एक पीरियड रखते हैं, कांस्टेंट पीरियड, जैसे साल का होता है, उसके हिसाब से बनाते हैं। व्हाई डज़ ही डू दिस? ऐसा हम क्यों करते हैं? To be able to compare his result with competitors, to ensure that all transactions are recorded, to ensure that non-currencies are not overvalued, to maintain a full set of accounting record। इसके पीछे मैं समझता हूँ जो आंसर होगा वो बी होगा। क्यों? आप जब एक डेट रख देते हैं कि भाई 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 ये मेरा पूरा साल बनता है। तो जब आप आईएएस बनाएँगे तो कोशिश करेंगे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2021 तक की जो सेल्स है वो आए। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2021 तक की जो परचेज़ है वो आए। तो ये कॉन्सेप्ट सही है। 20 कह रहा है अ बैलेंस शीट इंक्लूड नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन व्हिच प्रिंसिपल हैज वाज बीइंग अप्लाइड। इसमें हम कहेंगे गोइंग कंसर्न। मैंने पहले ही बताया कि हम देखिए डेप्रिसिएशन क्या है, कितना फायदा मैंने उठा लिया, कितना फायदा उठा लिया। कॉस्ट कहते हैं टोटल फायदे को जो मुझे उठाना होता है। तो मैं एसएफपी में वो फायदा शो कर रहा हूँ जो मुझे फ्यूचर में उठाना है। मतलब मैं कॉस्ट लिखता हूँ टोटल फायदा, डेप्रिसिएशन माइनस करता हूँ जितना फायदा मैं उठा चुका हूँ, तो हमारे पास बुक वैल्यू आती है। बुक वैल्यू ये बताती है कि मैं फ्यूचर में कितना फायदा उठाऊंगा। तो ज़ाहिर है मैं बिजनेस फ्यूचर में चलाऊंगा, आगे जाके रन करूंगा, इसीलिए तो ऐसा कर रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर? इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए गोइंग कंसर्न होना चाहिए। ठीक, आई होप कि बाकी एमसीक्यूज़ आप देख लेंगे, कर लेंगे। इसमें कोई मसला आ रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं देख लूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।